आपकी जर्नी क्या रही है? कैसे आपको आइडिया आया कि स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहिए? हरियाणा से आता हूँ। हरियाणा स्पोर्ट्स में पहले से ही काफ़ी आगे है। तो बिल्कुल। बचपन से ही खेलों में रुचि थी और उसका कारण था कि मेरे फादर आर्मी से आते हैं। ये गेम जो आइन बॉल है, जी। ये भारत में शुरू हुआ या बाहर शुरू हुआ कहीं और उसके बाद भारत आया? जी, इसकी जो बेसिक रिसर्च है वो मोरक्को से है। मोरक्को का गेम है मोरक्को ये? का तो इन्वेंशन आप मोरक्को का कह सकते हैं। ओके। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में स्पोर्ट्स कैसे एक की ड्राइवर बनेगा, इसका एक आप समराइज्ड वे में हमें बता सकते हैं? तो हम लोगों ने खेलशाला इनिशिएटिव एक लिया है अभी। खेलशाला। खेलशाला इट्स अ माइक्रो फिटनेस ट्रेनिंग सेंटर। नमस्कार, मैं हूं मनीष पटेल, द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ भारत इकोनॉमिक फोरम, आपका दोस्त एंड सन ऑफ द नेशन। आज के इस पॉडकास्ट में हम स्पोर्ट्स एंड फिटनेस विकसित भारत से कैसे कनेक्टेड हैं, इसको डिस्कस करेंगे। और आज हमारे बीच जो गेस्ट हैं वो स्पोर्ट्स एंड फिटनेस की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है और उन्होंने एक ऐसी गेम को इंडिया लेके आया है जो फिजिकल प्लस मेंटल फिटनेस दोनों में अच्छा काम कर रहा है। इन्होंने पिछले 10 साल में काफ़ी सारे काम किए हैं जो कि स्पोर्ट्स एंड फिटनेस को एक नए आयाम पे पहुंचाएंगी। इनका नाम है मिस्टर प्रताप चौहान। ये हमारे बहुत अच्छे मित्र और विकसित भारत के एक बहुत बढ़िया लीडर। तो वेलकम प्रताप जी। थैंक यू मनीष जी। आपका और भारत इकोनॉमिक फोरम के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इस पॉडकास्ट पे बुलाया और हमें रूबरू होने का एक मौका दिया। तो प्रताप जी, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी क्या रही है, कैसे आपको आइडिया आया कि स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहिए। हालांकि फिटनेस एक मतलब प्रायोरिटी है इंडिया में, फिट इंडिया इनिशिएटिव प्लस बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, लेकिन आपके दिमाग में कैसे आया? ये तो 10 साल पुरानी बात है। मनीष जी, ये जर्नी तो हमारी बहुत पहले ही इसकी शुरुआत हुई है और हम लोगों ने तो 2012 में यूटी फाउंडेशन, यूथ ऑफ ट्रू इंडिया फाउंडेशन जो हमारी संस्था है उसको हम लोगों ने बनाया। और लेकिन इसकी जो कहीं ना कहीं एक अंदर जो एक ये बात आई वो बहुत पीछे ही शुरुआत इसकी हो गई थी। मैं दरअसल हरियाणा से आता हूँ और हरियाणा स्पोर्ट्स में पहले से ही काफ़ी आगे है। तो बिल्कुल। बचपन से ही खेलों में रुचि थी और उसका कारण था कि मेरे फादर आर्मी से आते हैं। अच्छा। तो बहुत स्ट्रिक्ट थे फिटनेस को लेके, एक्सरसाइज को लेके, हर रोज़ आपको जो करनी है। तो कहीं ना कहीं एक बीज तो वहीं से आ गया था कि भाई स्पोर्ट्स और फिटनेस में कुछ करना है। बट चूंकि स्टडी जो रही वो बिजनेस की रही, कॉमर्स की रही, बैचलर्स किया, मास्टर्स किया बिजनेस में। तो कैप्स्टन में जो हमारा फाइनल एमबीए का जो फाइनल प्रोजेक्ट जो सबमिट करना होता है, तो कैप्स्टन प्रोजेक्ट हमारा हम लोगों ने यूटी फाउंडेशन को बनाया कि देश को स्पोर्ट्स और फिटनेस में हम कैसे आगे ले जा सकते हैं। ये 2012 में हम लोगों ने जो सबमिट किया था एंड देन लेटर ऑन हम लोगों ने उसी को ही फाउंडेशन रजिस्टर किया 2013 में। और हम लोगों ने शुरुआत करी कि कंट्री को, हमारी शुरुआत पहले हम लोगों ने क्रिकेट से करी थी। ये 2012 के एंड में ही हम लोगों ने क्रिकेट के हमने पूरे देश भर से ऐसे टैलेंट को आइडेंटिफाई किया था, बिहार से, कश्मीर से, जो बहुत ग्रास रूट लेवल से, और वो सब मैचेस डीडी स्पोर्ट्स पे आया करते थे। आईपीसीएल करके हम लोगों ने एक लीग लॉन्च करी यूटी फाउंडेशन के अंदर, जो सबसे पहला हमारा इनिशिएटिव था। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात समझ में आई कि कंट्री को अगर फिटनेस में आगे लेके जाना है तो क्रिकेट इज़ नॉट दैट गेम। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा, कोई भी स्पोर्ट्स हो, स्पोर्ट्स अच्छा ही होता है क्योंकि उसमें हमारा पसीना बहाता है हम जब ग्राउंड पे जाते हैं। आप क्रिकेट कैसे, मतलब आपको बट लगता है कहीं ना कहीं मेरा अपना जो एक्सपीरियंस रहा क्रिकेट के साथ, तो मुझे लगा कि समथिंग एक्स्ट्रा हमें करने की ज़रूरत है। और ऑलरेडी हमारा बीसीसीआई इतना स्ट्रॉन्ग है, पूरा आईसीसी को भी एक तरीके से काफ़ी हद तक वो लोग डोमिनेट करते हैं। तो मुझे लगा कि जब मार्केट सैचुरेटेड है, यहाँ हाँ एंटर नहीं करते हैं? तो हाँ, मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो थोड़ा सा अलग होना चाहिए। तो चूंकि मेरी स्टडीज़ सब इंटरनेशनल सारे स्टूडेंट्स साथ में थे, तो अफ्रीकन कुछ साथी थे जो इस चीज़ पे रिसर्च कर रहे थे। सो यू कैन से वी हैव स्टार्टेड द इंडो अफ्रीकन इनिशिएटिव, दिस आइन बॉल। आइन बॉल। आइन बॉल, सो फुटबॉल, आइन बॉल। yes, like football, like basketball, like Okay. handball. So this is A we new game. call, yes, iron ball. So you invented it.
Yes, me, one of the founder, you can अच्छा, say. you are one of the Another founder. founder, Mr. Mohammed Hamman, he comes from Morocco. हम्म. So he done the basic research on this, Okay. and then we thought let's introduce this as a game, and we demonstrated the game in 2013 in various parts of country in India and other countries भारत से also. स्टार्ट हुआ, बाहर से? हाँ ये गेम जो आइन बॉल है, जी ये भारत में शुरू हुआ या बाहर शुरू हुआ कहीं और उसके बाद भारत आया? जी, इसकी जो बेसिक रिसर्च है वो मोरक्को से है. मोरक्को का गेम है मोरक्को ये? का तो इन्वेंशन आप मोरक्को का कह सकते हैं. ओके. सो तो इम्पोर्ट किया हमने ये गेम यहाँ? इम्पोर्ट इन द सेंस वो उनकी भी रिसर्च थी, मैं जैसे समझ गया. थीसिस होता है, बट एज ए गेम नहीं आया था बिल्कुल, तब तक. देन वी थॉट कि चलो इसको एज ए गेम इंट्रोड्यूस करते हैं और देखते हैं कितना हमें इस पे रिस्पॉन्स मिलता है. तो हमने देश के बाहर भी कई जगह पे इसको इंट्रोड्यूस किया, हमें अच्छा रिस्पॉन्स आया. देन वी थॉट कि चलो इसकी एक इंटरनेशनल फेडरेशन बनाते हैं. तो इन 2015 वी हैव फॉर्म द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ आइन बॉल. ओके. हाँ, फ्रांस में हम लोगों ने इसका हेडक्वार्टर रखा. व्हेन आर यू, मतलब व्हेन इज दिस ईयर, मतलब कब ये हुआ था? 2015 2015 की बात है. 2015 में हम लोगों ने मतलब आइन बॉल आपने 2015 में इनिशिएट किया? इनिशिएट तो हमने 13 में ही कर दिया था. ओके, ओके. जगह जगह डेमोन्स्ट्रेशंस, फिर उसके फीडबैक, एंड देन वी थॉट कि भाई ये चल सकता है नहीं चल सकता है, और फिर इसका फेडरेशन बनना चाहिए. तो हमने इंटरनेशनल फेडरेशन इसका स्टैब्लिश किया और 2015 और में. योटी फाउंडेशन कब योटी फाउंडेशन तो 2012 में ही हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, चूँकि कैप्स्टोन प्रोजेक्ट था और हम लोगों ने वेरियस स्पोर्ट्स पे हम लोगों ने काम किया. योटी यानी यूथ ऑफ ट्रू इंडिया, यूथ राइट? ऑफ ट्रू इंडिया. सो So, वो बेसिकली फिटनेस और स्पोर्ट्स के लिए ही बनाया गया है, उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं पूरे देश में, कैसे हम फिटनेस में आगे लेके जाएं. क्योंकि देखो स्पोर्ट्स में जैसे बिहार में आईएएस ऑफिसर्स सपना होता है ना सबको बनना, तो वैसे ही हरियाणा में आई थिंक कि सबको ओलंपिक जीतना लोगों का सपना होता देखो ओलंपिक तो एक बात हो गई. हरियाणा में क्या है कि मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, तो जो हमारा कुश्ती है, कबड्डी है, उन सब खेल्स में वो आगे रहते हैं, और चूंकि मिट्टी में जुड़े रहते हैं और वो सब कॉमन है गाँव में, तो उस तरीके से ना तो ऑटोमेटिकली वो आगे निकलते हैं. तो वो बात ठीक है, लेकिन ओलंपिक की जब हम बात करते हैं तो हम कहीं स्टैंड उस तरीके से अभी नहीं कर रहे हैं. भारत मतलब जिस तरीके से हमारा पॉपुलेशन है, हमारी इकोनॉमी है, तो उस तरीके से वो हम numbers नहीं हाँ वो नंबर्स अभी हमारे नहीं हैं. और ठीक है, हमें आज़ादी के बाद लगातार कोशिशें रही हैं, लेकिन पिछले 10 वर्षों में मुझे जो लगता है कि काफ़ी कोशिशें सरकार ने की हैं, और कई इनिशिएटिव्स, ऐसे इनिशिएटिव्स वो जो बहुत छोटे छोटे से इनिशिएटिव्स देखने में लगते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े इनिशिएटिव बन गए. प्राइम मिनिस्टर साहब ने जैसे फिट इंडिया का नारा दिया, फिट इंडिया मूवमेंट उन्होंने चलाया स्कूल्स में और हर जगह पे, ग्रास रूट लेवल पे. तो लोगों को थोड़ा समझ में आया फिटनेस का, और योगा को जैसे उन लोग प्रमोट किया है पूरी दुनिया में, तो कहीं ना कहीं अभी भारतीयों को ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, हमें अपनी फिटनेस और स्पोर्ट्स में आगे आना है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी हमारा अपना सपना है अभी कि हम 2036 तक टॉप 10 हम स्पोर्टिंग नेशंस में आए, और 2047 तक हमारा टॉप 5 का लक्ष्य है मिनिस्ट्री का स्पोर्ट्स में आगे आने का. तो उसके लिए बुनियादी तौर पे काम हो रहा है देश में, और सरकारें भी अपनी तरफ से कर रही हैं कोशिशें, फेडरेशंस अपना काम कर रही हैं, और जो ऐसी संस्थाएं हैं तो वो भी अपना काम कर रही हैं कि कैसे स्पोर्ट्स कैसे आपको लगता है कि विकसित भारत में एक बहुत बड़ा योगदान डालेगा, और हाउ इट विल हेल्प अस फील प्राउड? मतलब मैं तो ये जानता हूँ अभी भी जो भी अभी जैसे चेस जीता था एक बंदे ने, यंग बंदा है जी. तो ऐसे प्राइड मोमेंट तो आता ही है, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में स्पोर्ट्स कैसे एक की ड्राइवर बनेगा, इसका एक आप समराइज्ड वे में हमें बता सकते हैं? देखिए, अगर आप मनीष जी अगर आप देखेंगे दुनिया में जो वर्ल्ड सुपर पावर्स हैं, है ना, जो जैसे अमेरिका, रसिया, चाइना, जापान, जो कंट्रीज जो इकोनॉमी में बहुत ऊपर हैं, है ना, डेवलप्ड नेशन, क्योंकि हमें वही बनना है ना. डेवलप्ड नेशंस अगर हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जो बड़ा कारण है, अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे ओलंपिक मेडल टैली को आप देखिए, है ना, टॉप 5 नेशंस कौन है, टॉप 10 कौन है, तो वो ओलंपिक में आगे गए, इंटरनेशनल इवेंट्स में आगे गए, स्पोर्ट्स में आगे गए. इसका मतलब सिर्फ मेडल लाने तक नहीं है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम अपनी कंट्री को फिटनेस में आगे लेके गए, और अगर हम फिट हैं तो हम हर काम में अपना ज़्यादा देंगे, है ना. Exactly. तो उस तरीके से हमारी इकोनॉमी बूस्ट करती है.
तो स्पोर्ट्स की स्पोर्ट्स का इकोनॉमी सीधा आपको सीधा इकोनॉमी से लिंक होता है। ओके और आप देखेंगे इसीलिए जैसे ओलंपिक को होस्ट करने के लिए ना बहुत पैसा खर्च होता है। तो जो भी कंट्री उसको होस्ट करती है अपने आप में वो बहुत पैसा लगाती है। क्यों एग्जैक्टली लगाती है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता है कि इससे हमारे देश में डेवलपमेंट आएगी, इकोनॉमी हमारी आगे बढ़ेगी। तो इसीलिए कंट्री का स्पोर्ट्स में और फिटनेस में आगे आना ज़रूरी है। तो ये दोनों ही पहलू हैं कि इससे बाहर जब दुनिया के लोग वो हमें आएंगे देखने के लिए, तो हमारे चाहे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं या जो हमारी काबिलियत है या जो हमारी चीज़ें हैं जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो सब बाहर जाएंगी। तो कहीं ना कहीं कई तरीके से इकोनॉमी जुड़ी हुई है स्पोर्ट्स की। अब जैसे हम बात करते हैं जो लीग्स आ गई है ना, आईपीएल जैसे आया, तो आईपीएल से आईपीएल के ऑटोमेटिकली जो राइट्स इंडियन प्रीमियर हैं लीग जो है क्रिकेट एग्जैक्टली का, तो इतने कहीं सारे लोग देख रहे हैं उसे हाँ, तो कहीं ना कहीं जैसे खिलाड़ियों को कुछ नहीं मिलता था, करोड़ों में खिलाड़ियों को पैसा मिल रहा है एग्जैक्टली ना। तो अपने आप में एक बैटिंग बहुत चल रही बड़ा है मैटिंग, स्पोर्ट्स बैटिंग हाँ मतलब वो भी एक पार्ट है। ड्रीम 11 हाँ इतनी सारी चीज़ें। तो स्पोर्ट्स अपने आप में एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। स्पोर्ट्स मर्चेंडाइज ही अगर मुझे अंदाज़ा इसका भी बिलियंस ऑफ डॉलर में ही होगा सारा सारा कुछ। हाँ, एंड आई जैसे थिंक उसके दिस बाद इज प्रो कबड्डी जैसे आ ग्रोइंग गया आल्सो। हमारा। अब कबड्डी भारत का पुराना गेम है, इतने टाइम से खिलाड़ी खेलते थे लेकिन उनको मिलता क्या था? कुछ नहीं लेकिन मिलता अब था। प्रो अब कबड्डी किसी आ ने गया। सोचा, किसी ने प्लान किया प्रो कबड्डी से, तो ऐसे चीज़ें बढ़ती हैं। सो हम लोगों ने थोड़ा सा प्लान किया है, अ, हम लोगों ने प्लान किया है ग्लोबल लीग का। और हाँ तो चूंकि चलिए हमारा जैसे ये प्रेजेंस तो जी, अभी हमने जनरल बात कर लिया स्पोर्ट्स फॉर विकसित भारत जो सारे गेम्स है तो क्रिकेट फुटबॉल ये तो सब कहीं सारे। ना कहीं जैसे हमारा विकसित भारत का जो सपना है 2047 का, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, तो 2047 में आज जो बच्चे यंग हैं, 5 साल के, 8 साल के, 10 साल के, 15 साल के जो बच्चे हैं, कहीं ना कहीं 2047 में वही युवा अवस्था में होंगे या प्रौढ़ अवस्था में होंगे या 35 40 45 तक होंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं हमें काम उसी एज कैटेगरी पे करना है। माइंडसेट हाँ, तो उस पे यूथ पे हमें काम करना है। तो यूथ पे काम तो स्पोर्ट्स के माध्यम से बहुत अच्छा काम हो सकता है, क्योंकि ये डिसिप्लिन भी लाता है स्पोर्ट्स। कई सारे मायनों में हमें इसके फ़ायदे हैं, है ना। इसीलिए चाहे हम एनसीसी को देखें, एनएसएस को देखें, तो उसके ज़रिए कोशिश की जाती है कि डिसिप्लिन में रहें बच्चे, है ना। एनसीसी तो ये तरीके हैं और ये सीधे सीधे कनेक्ट होते हैं विकसित भारत से। तो मुझे लगता है कई महीनों में, जैसे हमारे यहाँ, जैसे आपने मर्चेंडाइज़ की बात की, तो ऑफ कोर्स हमारे जालंधर से, लुधियाना से, कितनी बड़ी मात्रा में मेरठ से कितना हमारा स्पोर्ट्स का इनका मर्चेंडाइज़ का प्रोडक्शन होता है, तो वो बाहर जाएगा, दुनिया में जाएगा, उससे भी पैसा आएगा, है ना। इतने इतने अच्छे हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, जब हम बड़े कॉम्पिटिशन्स करेंगे, ऑर्गेनाइज़ करेंगे, तो वो उससे भी हमारा एक इकोनॉमी बूस्ट होगा। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए स्पोर्ट्स इकोनॉमी तो हमारी। ये तो बात कर ली हमने स्पोर्ट्स इकोनॉमी की जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है विकसित भारत में। जी अब हम आपकी गेम के ऊपर आ जाते हैं, आइन बॉल के ऊपर। जी ठीक है कि आइन बॉल अब किस लेवल पे चला गया है, राइट, जब से आपने स्टार्ट किया है। जी। सबसे पहले तो ये खेला कैसे जाता है, ठीक है, इसके फायदे क्या क्या हैं, हाँ देखो, और ये जो ओवरऑल मतलब कौन कौन से लोग इससे जुड़ सकते हैं, ये सब सारा कुछ आप बताएं। देखिए अब अगर मैं आपको सीधा सा बताऊं तो आइन बॉल अपने आप में बहुत यूनिक फिटनेस एक्टिविटी है, ओके फिटनेस एंटरटेनमेंट एक्टिविटी है, राइट। मज़े मज़े में जहाँ आपकी फिटनेस होगी, बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन डिफरेंट कलर्स, जिसमें ग्रीन, ब्लू, येलो, रेड, 4 कलर की बॉल्स, 4 कलर की जर्सी, 4 कलर के बास्केट्स, एंड देन फुल बॉडी मूवमेंट्स है इसमें। तो बच्चा जब खेलता है तो उसको लगता है इट्स लाइक फेस्टिवल, तो उसको मज़ा बहुत आता है ना। तो जब हम स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में जब हम कराते हैं, तो वो बहुत इंटरेस्ट लेके इसको खेलते हैं। तो इवन यानी कि हम लोगों ने डिफेंस में इसको जब इंट्रोड्यूस किया, जैसे पुलिस के साथ हम लोगों ने किया, तो इनके जो पीटी के जो पीरियड होते हैं या पीटी का इनका क्लास होता है, वीकली क्लास होता है, तो उसमें सारे कैडेट्स नहीं करते हैं। और आप देखोगे पुलिस के सब लोग फिट भी नहीं होते हैं। आर्मी हमारी डिसिप्लिन है, फिट होती है, क्योंकि उनको हर टाइम तैयार रहना होता है। कभी भी हम चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हैं, कोई भी आक्रमण कर सकता है। बट पुलिस कहीं ना कहीं थोड़ा सा, तो हम लोगों ने पुलिस के बीच इसको एज ए फिटनेस टूल इंट्रोड्यूस किया। गुजरात पुलिस ने सबसे पहले उस इनिशिएटिव को लिया। और हमारे हरिकृष्ण पटेल सर आते हैं गुजरात से, आईजी, रिटायर हो गए अभी। उन्होंने सबसे पहले हमें ब्रेक दिया था 5 साल पहले कि आप इसको हमारी बटालियंस में इंट्रोड्यूस करो।
और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। और उन सब कैडेट्स ने, सब ने, कि दूसरे स्पोर्ट्स में उतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे, खासकर इसमें इतना इंटरेस्ट लिया क्योंकि फिजिकल फिटनेस पूरी हो रही है, आपकी फुल बॉडी मूवमेंट्स हैं। आप हैंड से पास करोगे तो अलग पॉइंट्स हैं, फिट से किक करोगे तो अलग हैं, हेड से करोगे तो अलग हैं, रनिंग के पॉइंट्स हैं, कुछ मिस्टेक्स करते हो तो माइनस पॉइंट्स हैं। जैसे कैट में क्या होता है, हमारा एग्जाम में अगर हम गलती करते हैं तो माइनस पॉइंट्स होते हैं, तो माइनस पॉइंट्स भी हैं इसमें। बास्केट करने के पॉइंट्स हैं तो बास्केट की भी स्किल है। सो डिफरेंट स्किल्स को हम लोग एक साथ मर्ज करके लेके आए हैं। तो ये खेला एनी कैसे जाता एज, है, खेला कैसे जाता है, एनी और एज, स्कोरिंग कोई भी इसको खेल सकता है। हम्म, और तो उस पे भी मैं आऊँगा, रूल्स पे भी हम आएंगे, लेकिन एग्जैक्टली। मैं आपको बताऊं कि इसको फ्रॉम चाइल्ड टू एल्डर पीपल कोई भी इसको खेल सकता है और एक साथ खेल सकते हैं। बड़ी बात यह है कि ये डिस्टेंस पे खेला जाता है, इसमें राइवलरी नहीं नो है, एज बैरियर, नो एज नो बैरियर, जेंडर नो बैरियर, जेंडर बैरियर्स। और चूंकि डिस्टेंस जगह भी पे कम खेला चाहिए। जाता है, मतलब तो उसमें इंजरी के चांस बहुत कम होते हैं। हम्म, तो पेरेंट्स का एक बड़ा कंसर्न रहता है कि बच्चे को इंजरी ना हो जाए। स्पोर्ट्स जो हमारे, जिसमें एक दूसरे से फाइट करनी पड़ती है, तो इसमें वो चीज़ नहीं है। तो वो एक प्लस पॉइंट है। तो बच्चे की फिटनेस भी होगी और फिजिकल के साथ साथ मेंटली बहुत अलर्टनेस आती है इसमें, आजकल तो बहुत मेंटल स्ट्रेस है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे से लेके आफ्टर बूढ़े तक। कोविड ऐसा हो गया है कि एक तो हमारा स्टडीज़ भी सब मोबाइल पे आ गई है, तो कहीं ना कहीं हमारा काम भी ज़्यादातर मोबाइल में हो गया है। तो उस चीज़ से बच्चों को अब बाहर लाने के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल टूल है। हम लोगों ने वेरियस इंस्टीट्यूशंस में इसको इंट्रोड्यूस किया, हम लोगों ने सोसाइटीज़ में इंट्रोड्यूस किया, जो जहाँ पे कम्युनिटीज़ के लोग मिलके खेलते हैं इसको। हम लोगों ने इसको, जो हमारी जेल होती है, जेल के कैदियों को हम लोगों ने कराया, डिफेंस फोर्सेस में हम लोगों ने कराया, वेरियस जो हमारी यूनिट्स हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उन सब में हम लोगों ने इसको कराया। तो इस तरीके से हमें बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट आए हैं। और ये एक कॉम्बिनेसन है डिफरेंट स्पोर्ट्स का। और ख़ासकर अभी हमारा टारगेट इसमें छोटे बच्चे ही ज़्यादा हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि विकसित भारत की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम, और दूसरा भी अगर हम, जैसे ओलंपिक्स की भी हमारे यहाँ बात हो रही है कि 2036 ओलंपिक्स हमें होस्ट करना है। तो 2036 ओलंपिक्स हमें होस्ट करना है, तो हमारा और दावेदारी भी है गवर्नमेंट की कि हम टॉप 10 में आना चाहते हैं मेडल टैली में। तो उसके लिए हमें बिल्कुल ग्रास रूट पे काम करना होगा। और वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी जो फेडरेशंस हैं, और वो कहीं ना कहीं एक चीज़ पे लैग कर रही है। जो सारी स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं वो कंपटीशन करवाती हैं, अंडर 14 पे कंपटीशन होता है, अंडर 11 के जो कंपटीशन होते हैं, या अंडर 9 पे जो कंपटीशन होता है, उसमें तो अंडर 9 पे सिर्फ एक 30 मीटर की दौड़ होती है और एक ब्रॉड जंप होता है, सिर्फ 2 एक्टिविटी होती हैं। अंडर 11 पे भी वही 2 एक्टिविटी हैं, 30 मीटर को 50 मीटर कर दिया इन्होंने। तो इसका मतलब 11 साल तक बच्चे को कोई भी बॉल गेम नहीं मिल रहा है ना। तो उसका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स की तरफ, फिटनेस की तरफ और 11 साल क्रिएट तक नहीं में तो होता। बच्चे का फुल माइंड फॉर्म हो जाता है। बहुत हमारी उम्र निकल जाती है। तो हम लोगों ने इसको हम लोगों ने गुजरात एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ मिलके इसको इंट्रोड्यूस किया उनके साथ, कि हम जो छोटी उम्र के आपके बच्चे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने चला के रखा है। अंडर 9 के वो बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट से उन्होंने एक स्कूल को पूरा सेंटर बनाया हुआ, एक सिलेक्ट किया है, DLSS के नाम से सिलेक्ट किया है। और वहाँ पे बच्चे ये करते हैं, वेरियस स्पोर्ट्स की उनको ट्रेनिंग दी जाती है छोटे बच्चों को। लेकिन उनका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, या जैसे खेल महाकुंभ वहाँ पे होता है, तो अंडर 11 तक बॉल गेम एक्टिविटी नहीं होती। तो हम लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस किया स्कूल्स के साथ। और मज़ेदार बात ये रही कि चूंकि हम इसमें एज बार नहीं है, जेंडर बार नहीं है, तो हमने टीचर्स को भी साथ में खिलाया। तो टीचर और बच्चा साथ में खेल रहे हैं, तो उससे उनकी एक बॉन्डिंग बन रही है, उनके बीच जो एक डिस्टेंस है वो दूर हो रहा है। एग्जैक्टली। और पहली बार आप देखोगे, आप यूट्यूब पे भी हमारी वीडियोस मिलेंगी दर्शकों को, तो टीचर्स यहाँ पे स्टूडेंट टीचर को बता रहा है ऐसे करो ऐसे करो, हम हार जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो टीचर डिक्टेट करता था स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए बताता था, तो यहाँ पे थोड़ा ग्राउंड में रिवर्सल उल्टा हो हो गया। जा रहा है। हाँ, तो ये एक इससे, क्योंकि डिफरेंट स्किल्स बच्चा सीखता है, और अर्ली एज पे, कम एज पे अगर बच्चा डिफरेंट स्पोर्ट्स के स्किल्स सीखेगा, और फिर हम उसका एक गेम फाइनल कर देते हैं 7-8 साल की उम्र में, अगर हम बच्चे का गेम फाइनल कर देते हैं, इसका फुटबॉल में करियर बन सकता है, इसका बास्केटबॉल में बन सकता है, इसका हैंडबॉल में बन सकता है, तो किसी स्पोर्ट्स में कैन जा डू सकता है पहले ही मिरेकल्स। पहले। हाँ, दे कैन डू मिरेकल्स। हाँ, अर्ली एज पे ये करने से वो इंटरनेशनल लेवल के जो हमारे कॉम्पिटिशन्स हैं उसमें कॉम्पीट कर पाएगा। तो इस
ये गेम अपने आप में तो कॉम्पिटिटिव लेवल पे तो है ही। इसके कॉम्पिटिशन्स होते हैं हमारे, 4 नेशनल्स हमने किए हैं, इंटरनेशनल्स 3 हम लोगों ने किए हैं, स्टेट चैम्पियनशिप्स हमारी होती हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर, है ना। लेकिन उसके साथ साथ जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का काम है, जो हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की जो स्कीम है, कीर्ति जो स्कीम है, अंडर 9, हाँ, जो छोटे बच्चों को जो टैलेंट आइडेंटिफाई करने की जो स्कीम है, उसमें हम लोग बहुत बखूबी उसमें हम फिट बैठते हैं। जो हमारा फिट इंडिया का जो पूरा मूवमेंट है, उसमें हम फिट बैठते हैं कि इसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो सकता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का भी जो विज़न है कि मेडल जीतना एक बात है, लिमिटेड स्पोर्ट्स हैं, लिमिटेड मेडल जीते जा सकते हैं एक कंट्री से, लेकिन हर कोई पार्टिसिपेट स्पोर्ट्स में कैसे करे, ये मास मूवमेंट कैसे बने, participation मास कैसे पार्टिसिपेशन कैसे आए, उसके लिए वन ऑफ द परफेक्ट टूल। तो जो पूरे साउथ एशिया की जो पहली अकेडमी, ओलंपिक की जो रिसर्च एंड एजुकेशन अकेडमी जो स्टार्ट हुई है, गुजरात में गांधीनगर में स्टार्ट हुई है, बीकोर के नाम से भारत ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन जो सेंटर बनाया गया है, तो वो भी हमारे इस रिसर्च को कहीं ना कहीं वो आगे लेके जा रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन आगे कर रहे हैं। और काफ़ी क्योंकि जिस तरीके से गुजरात में वेरियस कम्युनिटीज़ ने, डिफेंस ऑफिसर्स ने, सभी ने इसको एक्सेप्ट किया है, तो मैक्सिमम मास पार्टिसिपेशन इसमें हो रहा है। और अभी हमारी प्लानिंग है, वी आर इन द कन्वर्सेशन विद स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, सेक्रेटरी मैडम है स्पोर्ट्स, उसमें सुजाता चतुर्वेदी मैडम, उनके साथ हम लगातार कन्वर्सेशन में हैं। और उसके बाद जो साई है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनकी भी अभी एडिशनल डीजी वही हो गई हैं लकीली। तो उनके डिप्टी जो डायरेक्टर हैं वो भी एक आईपीएस ऑफिसर हैं, तो वो भी मैंग सर काफ़ी इस तरह से इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उनके साथ मिलके हम लोग प्लान कर रहे हैं कि फिट इंडिया मदर्स लीग, तो जो हम लोगों ने स्टूडेंट्स और टीचर्स को जो एंगेज करके जो इनिशिएटिव लिया, उसमें अब हम मदर्स और बच्चों को इनिशिएटिव लेके आगे लेके आए, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। बिकॉज देखो, माँ का अटैचमेंट सबसे ज़्यादा होता है बच्चे के साथ। तो अगर बच्चा देखेगा कि माँ उसके साथ ग्राउंड पे है, तो उसके लिए बहुत बिगेस्ट मोटिवेशन है वो आगे आने के लिए। तो उससे ये माँ बहुत की भी बढ़िया idea हेल्थ, लग रहा है माँ मुझे। की भी हेल्थ अच्छी होगी, बिकॉज हमारे यहाँ फीमेल्स पे ना बहुत एक्स्ट्रा बर्डन है। एग्जैक्टली। अभी तो क्या हो गया है, वो जॉब भी कर रही है, घर का काम भी संभाल रही है, तो वो अपनी हेल्थ को कहीं साइड में ही चली Compromise जाती कर है, देती है। कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है। तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें वो बहुत मज़े से वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हम एक ग्लोबल लेवल पे एक लीग भी इसमें आगे प्लान कर रहे हैं। पहले फेस्टिवल चलेगा, मदर तो ये फिटनेस फेस्टिवल। मदर चाइल्ड फिटनेस फेस्टिवल, सो जी उनकी फिटनेस पे जी जी जी। आपने स्कोरिंग पॉइंट नहीं तो बताया अभी फिट तक, इंडिया के अंदर स्कोरिंग ये कैसे चलेगा। तो करते हैं स्कोरिंग तो इसमें और बहुत कैसे खेला जाता है, दर्शकों को थोड़ा ये बताएं। हाँ, थोड़ा मैं बता देता जो हूँ बिल्कुल दर्शकों नए को। हैं। वैसे तो इसमें तो क्या है, आप जब तक ग्राउंड पे नहीं आएंगे, और मेरी अपील तो हर दर्शक से है कि हर किसी को खेलना चाहिए। और बहुत सारी वीडियोस भी हमारी यूट्यूब पे मिल जाएंगी रूल्स को लेके, लॉ को लेके। बट इसमें 2 टीम होती हैं, 8 खिलाड़ी एक साइड होते हैं, हर कलर के 2 खिलाड़ी होते हैं। सो ग्रीन, ब्लू, येलो, रेड सर्कल्स में प्लेयर होते हैं। 4 सर्कल होते हैं इसमें, 4 सर्कल्स में 4 प्लेयर होते हैं, 4 प्लेयर उनके पीछे होते हैं। 40x20 मीटर का ग्राउंड होता है। तो 20x20 मीटर का ग्राउंड एक टीम के लिए, अपोजिट टीम के लिए 20x20 मीटर का। इनके पीछे, प्लेयर्स के पीछे बास्केट्स होते हैं, रेफरी होता है, उसके हाथ में 4 कलर के फ्लैग्स होते हैं। सो वो रैंडमली किसी भी कलर को फ्लैग को रेज़ करता है, विसल बजाता है, तो उसी कलर के प्लेयर को दौड़ना होता है। अपोजिट डायरेक्शन में उसकी बॉल रखी होती है 40 मीटर के डिस्टेंस पे, वो अपनी पूरी स्पीड से जाता है, बॉल को लेके आता है। अपोजिट टीम वाला भी ऐसा ही करता है। तो दोनों टीमें उनको रोकती नहीं है, खिलाड़ी को उसको टच नहीं करना, वो अपना अपना काम करेगा, वापस आएगा। सेंट्रल लाइन होती है, सेंट्रल लाइन क्रॉस करने के बाद पासिंग लाइन से उसको बॉल को थ्रो करना है अपनी टीम के साथियों को। बाय हैंड करेगा तो 1 पॉइंट, फिट से करेगा तो 2, हेड से करेगा तो 3, बास्केट। फिर ऐसे ये सबको वो पास करते हैं, एक दूसरे को पासिंग करते हैं। तो हर किसी को मौका मिलता है अपनी स्किल्स दिखाने का। और फिर पीछे बास्केट करते हैं, तो बास्केट की भी स्किल्स है। बास्केट में अगेन 3 पॉइंट्स हैं बास्केट करने के, बट कंडीशन इज़ दैट कि आपको नीचे से बॉल को पकड़ना है। पासिंग के टाइम भी बॉल पास करने के बाद आपको कैच करनी है। अगर कैच नहीं कर पाए, नीचे गिरी तो माइनस पॉइंट है, या सर्कल से बाहर आके अपने बॉल को कैच पकड़ा तो भी माइनस पॉइंट्स हैं। तो बॉडी बैलेंसिंग भी इसमें है। तो जो 5 फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं हमारे फिटनेस के लिए, वो सब इसमें कवर अप हो जाते हैं। स्पीड, एंड्योरेंस, हमारे जो एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेमिना।
तो ये सारे हमारे इसमें Mental कवर strength. होते हैं, जो 5 हमारे कंपोनेंट्स हैं वो सब कंप्लीट इसमें कवर होते हैं। तो इट्स लाइक और डिस्क्रिप्शन वीडियो हाँ। में इसके बाद जी जी यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं कैसे इसको खेला जाता है। हाँ। तो ये है, मुझे लगता है कि अगर हम कॉम्पीट करने की बात कर रहे हैं, चाइना को हम कॉम्पीट करने की बात कर रहे हैं, यूएस को हम कॉम्पीट करने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा कि उनका ना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। चाइना में अकेडमीज़ बहुत ज़्यादा हैं और ग्रास रूट लेवल पे वो लोग काम करते हैं। तो उसको कंट्री का भी फुल सपोर्ट है ना। तो उसको काउंटर करने के लिए अभी हमारा मिनिस्ट्री का उतना भी बजट नहीं है कि हम बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर पाएँ, बट ऐसे इनिशिएटिव्स हमें ग्राउंड पे लेने होंगे कि हम मैक्सिमम लोगों को उसकी तरफ इंस्पायर कर पाएँ, उनको तो सो दैट उनका इंटरेस्ट क्रिएट होगा, तो जो टैलेंट है वो निकल के बाहर आएगा। तो हम लोगों ने खेलशाला इनिशिएटिव एक लिया है अभी। खेलशाला इट्स अ माइक्रो फिटनेस ट्रेनिंग सेंटर। ओके और हम गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ इसको मेनली कर रहे हैं। ओके। और गवर्नमेंट स्कूल्स में ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर होता नहीं है, स्पोर्ट्स का टीचर भी नहीं होता है। जनरली टीचर नहीं होते हैं, स्पोर्ट्स तो हाँ, मुश्किल। स्पोर्ट तो अभी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें इस चीज़ को खास हमारी सरकार ने इसको ध्यान दिया है कि बचपन से स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और जो अभी तक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी थी उसको अब कंपलसरी पार्ट बनाया जाएगा। उसके मार्क्स होंगे, हर रोज़ आपको स्पोर्ट्स के मार्क्स मिलेंगे, आपको पास होना होगा स्पोर्ट्स के पीरियड में भी, आपको एक गेम सेलेक्ट करना होगा। तो उस पर कंटिन्यू काम हो रहा है, उसके सिलेबस बनाए जा रहे हैं, अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, बट ग्रास रूट लेवल पे संस्थाओं ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। तो हम लोगों ने स्कूल्स में प्राइमरी जो किड्स हैं उनको खासकर हम लोग ये खेलशाला इनिशिएटिव के जरिए डिफरेंट स्किल्स दे रहे हैं। उनका पूरा चार्ट बनाया जा रहा है, कौन सी स्किल्स उस बच्चे के अंदर हैं, क्या है, फिर उनके कॉम्पिटिशन्स भी हम लोग करवा रहे हैं। तो उस तरीके से खेलशाला के जरिए हम लोग पूरे देश भर में हम एक अलग जगाना चाहते हैं स्पोर्ट्स और फिटनेस का। मोबिलाइजेशन अब यहीं से स्टार्ट करने हाँ। आता है, जो आप बोल रहे थे मास पार्टिसिपेशन मास होगा, participation। खेलशाला के थ्रू ही होगा। तो जो ये खेलशाला इनिशिएटिव है हम लोगों ने डिस्कस किया, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के साथ भी डिस्कस किया, साई के साथ भी डिस्कस किया, और स्टेट लेवल पे खासकर जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट बॉडी होता है, उनके साथ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसको इनिशिएट कर रहे हैं। जहाँ जहाँ इसको मॉडल प्रोजेक्ट के रूप में हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स इसके आ रहे हैं हमारे। और मिनिमम इक्विपमेंट्स के साथ, जो एडजस्टेबल हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको कहीं पे भी लगा के उनको खिलाया जा सकता है, करा जा सकता है, तो उसको हम लोगों ने वेरियस इंस्टीट्यूशंस को हम एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं। हम लोगों ने पुलिस डिपार्टमेंट को इसमें इन्वॉल्व किया, पुलिस के हम लोगों ने कैडेट्स को, एथलीट्स को एज ए ट्रेनर ट्रेन किया, सो दैट हम खेलशाला ट्रेनर्स। हाँ, सो दैट हम स्कूल्स के साथ उनको एंगेज कर सकें। हर पुलिस स्टेशन को हम नियरेस्ट स्कूल के साथ कनेक्ट कर सकें। तो इससे हर पुलिस security स्टेशन भी पे बढ़ेगी हाँ, और कई fitness हमारे होते हैं जो जिनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, लेकिन हर पुलिस स्टेशन पे भी ये फैसिलिटी नहीं है कि वो फिटनेस को बरकरार रख सकते हैं, और उनकी जॉब की टाइमिंग्स भी ऐसी होती हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है कि खेलशाला हम नियरेस्ट सरकारी स्कूल पे इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिसमें पुलिस के भी हम कैडेट्स को एंगेज कर रहे हैं, और स्कूल्स के बच्चों को और सोसाइटी के लोगों को हम इस तरह से फिट मदर्स लीग के जरिए उस पर इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ये छोटे छोटे सेंटर्स से क्या होगा कि हमारा मास पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। तो इसमें हम लोग कर रहे हैं, हम फंडिंग कैसे हो रही है इसकी? हम लोगों ने देखो, फंडिंग का एक बहुत बड़ा इशू है, और हमारी मिनिस्ट्री के पास भी उतने फंड्स तो है नहीं जो हर चीज़ के लिए करें। ऑल्दो उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स ऐसी चलाई हैं, जैसे खेलो इंडिया के अंदर वो काफ़ी अभी बजट को उन्होंने बढ़ाया है। कई सारी स्कीम्स में जो हमारे स्पोर्ट्स हैं, जो लिस्टेड स्पोर्ट्स हैं, उनको वो कर रहे हैं, बट वो एक एज कैटेगरी के बाद है ना। तो ग्रास रूट लेवल पे और इनिशिएटिव की जरूरत है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अर्ली एज स्पोर्ट्स के लिए भी कोई भी फंड एस्टैब्लिश नहीं है क्लियरली। हाँ, बट डिस्कशंस इज गोइंग ऑन। बट हमने इसमें क्या इनिशिएटिव लिया कि जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो CSR का जो इनिशिएटिव लिया है हमारी कंट्री में, सबसे पहले वी आर द कंट्री के जो हम यहाँ पे CSR मैंडेटरी है। हाँ, मैंडेटरी है, आपको 2% करना है, बट उसमें भी कहीं ना कहीं कंपनीज ने अपने दायरे बना रखे हैं, बाउंडेशंस बना रखी हैं, अपने बायलॉज में लिखा हुआ है स्पोर्ट्स को नहीं करना है, उस तरीके से फाउंडेशन खोल रखे हैं, अपने को ही देते हैं। हाँ, वो भी एक चीज़ है, और लेकिन उसके बावजूद भी उनके रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, खासकर स्पोर्ट्स फिटनेस को लेके। तो हम लोगों ने एक अपील की है, और तो अभी आप किन मतलब कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन, अभी आपके फंडिंग हो कैसे रही, आप कैसे रन कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन? अभी तो ऑर्गेनाइजेशन को हम प्राइवेटली, जिनको हमारा विजन समझ में आया, हमने पूरा
2047 तक का हमने भी विजन डॉक्यूमेंट बनाया है पूरा। तो उसको लेके हम प्राइवेट लोगों से मिले हैं, तो कुछ संस्थाएं सामने आ रही हैं, जैसे गुजरात में नवनीत एजुकेशन ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया, अच्छा। है ना। कश्मीर में हम लोगों ने किया तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने हमें पूरा सपोर्ट किया। पुलिस का हमें कई जगह पे काफ़ी सपोर्ट है। लोकल लोग भी इसमें आगे आ रहे हैं, जैसे फेडरेशन है तो उसकी ऑटोनोमस बॉडी होती है, तो उसमें नेशनल membership फेडरेशन, भी होते इंटरनेशनल होंगे। फेडरेशन, उसमें हमारी मेंबरशिप होती है। उसमें हम खेलशाला की फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। तो क्या चार्ज कर रहे हैं आप लोग खेलशाला की फ्रेंचाइजी की? देखो, गवर्नमेंट स्कूल्स में तो हम कम्प्लीटली फ्री कर रहे हैं, लेकिन ठीक है। प्राइवेट स्कूल्स में हम लोग इसका 50,000 हम लोग चार्ज कर रहे हैं प्राइवेट 50,000 स्कूल्स में। चार्ज कर जो रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आप प्रोवाइड कर उसमें रहे हो? हम कंप्लीट उनको मर्चेंडाइज का पूरा, और उसके बाद ट्रेनिंग, और उसके बाद जो डिजिटल सपोर्ट है, हर बच्चे की प्रोफाइल, हर खेलशाला की प्रोफाइल, उनके वीडियोस, उनकी मार्केटिंग, उनके कॉम्पिटिशन्स, तो वो कंप्लीट सपोर्ट हम उनको पूरा दे रहे हैं। हाँ, तो 50,000 कोई भी स्कूल एंड कॉलेज जहाँ अभी आइन बॉल नहीं आया है और वो आइन बॉल का पार्ट बनना चाहते हैं या फ्रेंचाइजी ओपन करना चाहते हैं, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे प्रताप भाई से। हाँ, और तो आगे मैं ये पूछना चाहूँगा कि लॉन्ग टर्म बेस गोल्स होंगे आपके, तो उसके लिए आप CSR आई थिंक इज़ द बेस्ट पॉसिबल वे। तो आप कैसे मतलब टारगेट कर रहे हो, किन कंपनीज को टारगेट कर रहे हो, PSUs को ज़्यादा टारगेट कर रहे हो या कॉर्पोरेट्स को? क्या स्ट्रैटेजी है आपकी देखो, इसमें CSR की? हमारा ऐसा है कि हमारा काम तो पूरे देश भर में ही है हमारा। हम 25 स्टेट्स में हमारी प्रेजेंस है, 250 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे डिस्ट्रिक्ट ओके। स्पोर्ट्स एम्बेसडर्स हैं। हम अभी खेल गुरु का एक इनिशिएटिव लेके आए हैं, हम खेल गुरु बना रहे हैं पूरे देश में 5,000 खेल गुरु हम लोग। तो हमारी जो ये सेक्टर स्किल स्पोर्ट्स काउंसिल है, उसके साथ भी हम लोगों का टाई अप हुआ है। स्किल मिनिस्ट्री के जरिए हम उनको सर्टिफिकेशन भी देंगे, और NCC के साथ हम लोग टाई अप कर रहे हैं कि जो NCC के कैडेट्स हैं उनको भी हम एज ए खेल गुरु तैयार करें। मैं बचपन में जैसे सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे क्या होता था, मैं जब 3rd क्लास में था, 4th क्लास में था, तो जो छोटी क्लास के जो बच्चे थे, टीचर बोल देते थे जाओ इनको पढ़ाओ, इनको सुनो। तो वो कहीं ना कहीं उस तरीके से हमें करना होगा कि जब अगर हमारे पास स्कूलों में उतने टीचर्स नहीं है, फिजिकल टीचर्स नहीं है, तो हम जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनको हम एज ए खेल गुरु बना के लेके, और छोटे बच्चों को वो आगे लेके आएँ करें। तो उस तरीके से हमारा इनिशिएटिव पूरे देश भर में है, तो हम हमारा प्रेजेंस है, तो उस हिसाब से हम जो क्षेत्रीय जो रीजनल जो कॉरपोरेट्स हैं उसको भी हम कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं कि लाइक हम उड़ीसा में काम कर रहे हैं, तो उड़ीसा के जो कॉरपोरेट्स हैं, बिहार में है तो बिहार में, नॉर्थ ईस्ट में हमारा बहुत अच्छा है। इवन जैसे हम लोगों ने यूनेस्को जैसी संस्था के साथ हम लोगों ने टाई अप किया है पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए। वी आर द स्पोर्ट्स पार्टनर उनके, यूनेस्को के बने हैं। और यूनेस्को ने पूरा इंटरनेशनल लेवल पे एक फिट फॉर लाइफ इनिशिएटिव भी अभी लिया है, कोविड के बाद जो हमारा पूरा फॉरेन obesity फंडिंग हो आ गई रही है क्या? नहीं, फॉरेन फंडिंग अभी हमें नहीं आ रही है, कोई फॉरेन फंडिंग हमें नहीं आई है, और कोई गवर्नमेंट फंडिंग भी अभी तक तो हमें नहीं आई है। और चूंकि हम लोगों ने ग्रास रूट लेवल पे ही काम किया और अपने लेवल से ही काम किया, हमने कभी फाइलिंग लगाई भी नहीं। बट हाँ, अभी हम लोगों ने जो डिस्कशंस के बाद फाइल अपनी लगाई है, तो लेट्स सी, देखते हैं कितना क्या होता है। PSUs वगैरह तो काफ़ी फंड करते हैं। हाँ, PSUs के लिए देखो हमारा टारगेट है, और हमारा कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन चल रहा है इंडियन ऑयल के साथ। अच्छा। तो चेयरमैन उस समय थे सर, वो काफ़ी स्पोर्ट्स और फिटनेस को आगे बढ़ा रहे थे। तो सर तो अभी रिटायर हो गए हैं, लेकिन हमने फ़ाइल तो लगाई हुई है, और कम्युनिकेशंस उनके साथ कंटिन्यूसली हमारा चल रहा है। बट उनके भी अपने क्राइटेरिया होते हैं, अपना बोर्ड होता है ना, ग्रास रूट लेवल पे क्या चीज़ें हैं, और लगातार हम उनको अपडेट भी कर रहे हैं सारी चीज़ों को। तो होपफुली अभी चीज़ें हमारी आएंगी उनके साथ। इंटरनेशनल जो लीग आप बता रहे हो वो कब होस्ट हो रहा है? सो बेसिकली हमारा टारगेट ये है कि जिस तरीके से IPL आया है, तो हमारी दिल्ली डेयरडेविल्स, मुंबई इंडियंस स्टेट के नाम पे जो टीम्स हैं, तो हम लोगों ने ग्लोबली टीम्स इसमें स्टैब्लिश आप की भी हैं। ऑक्शन करोगे हाँ टीम हाँ, वगैरह 50 और फ्रेंचाइजी हम लोगों ने क्रिएट की हैं ग्लोबली, अच्छा। जिसमें हमारी अफ्रीकन कंट्रीज़, अरबिक कंट्रीज़ में कई रॉयल फैमिलीज़ उनकी इसमें साथ में आ रही हैं, और इंडिया में भी कुछ हम लोगों ने सेलिब्रिटीज़ को इसमें इन्वॉल्व हम यहाँ लोग की कर भी रहे हैं। प्रिंसेस दिया कुमारी हाँ, यहाँ की प्रिंसेस दिया कुमारी जी काफ़ी अच्छा स्पोर्ट्स और इसको फिटनेस को काफ़ी प्रमोट कर रही हैं, उनके साथ भी हम लोगों ने बात किया है, और इवन गुजरात से भी। अच्छा। तो इस तरीके से वी आप आर रॉयल प्लानिंग। फैमिली को एंगेज कर रहे हो? हाँ, देखो जो भी सेलिब्रिटी है, वो रॉयल फैमिली हो या दूसरे सेलिब्रिटीज़ हो, अब दूसरे सेलिब्रिटीज़ का क्या है, उनका बजट बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं वो भी चीज़ देखनी पड़ती है, तो कम। हाँ, स्पोर्ट्स हमारे एक तो हाँ, कल्चर में था कम ही उसमें पहले से। हम कम बजट में कैसे हम बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं
तो ये भी एक तरीका है। तो इस तरीके से चक्रवर्ती चैंपियनशिप हम प्लान कर रहे हैं, रॉयल, हाँ, फैमिलीज़ को जिसमें इन्वॉल्व करके चक्रवर्ती चैंपियनशिप हम ग्लोबल लेवल पे आगे लेके आ रहे हैं। तो इंडिया से स्टार्ट होगा? इंडिया से स्टार्ट होगा डेफिनेटली। जो हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, जैसे हम लोगों ने कश्मीर में स्नो पे चैंपियनशिप की है, हमारे आदरणीय की है, करने वाले हैं? की है ऑलरेडी। हम लोगों ने इंटरनेशनल, हमने OIC कंट्रीज़ को बुलाया था, G20 के सपोर्ट में हम लोगों ने आफ्टर 370 बहुत अच्छे से डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलके, गवर्नर साहब के वहाँ पे साथ हम लोगों ने की। कश्मीर के बाद हम लोगों ने गुजरात में हम लोगों ने डेजर्ट पे, जो मोदी जी कहते हैं कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, तो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है कि स्पोर्ट्स को टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे आप करो, तो हम लोगों ने वाइट रन पे हम लोगों ने डेजर्ट चैंपियनशिप करी। अच्छा। आफ्टर कोविड जब सब लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे थे, तो 500 एथलीट्स पूरे देश से वहाँ पे पहुँचे थे, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत सपोर्ट हम लोगों को पूरा रहा। बिहार में हम लोगों ने रूरल चैंपियनशिप करी, एक छोटे से गाँव में, कहाँ? दरभंगा के एक छोटे से गांव में हम लोगों ने, डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं, एक छोटे से गांव में हम लोगों ने एक नेशनल चैंपियनशिप करी थी। पूरे देश से 400 एथलीट्स पहुंचे थे, और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के एक मंच पे लोग पहुंचे थे वहाँ पे। तो वेरियस इनिशिएटिव्स को हम लोगों ने मतलब इस तरह से स्पोर्ट्स टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे हम इसको आगे ग्लोबल लेवल पे हम करेंगे, जिसमें बाहर के ये क्लब्स भी इसमें शामिल होंगे, जो मदर्स टूरिज्म। हाँ, तो जो मदर्स वाला कंसेप्ट है, बाहर की मदर्स भी हमारे हम यहाँ के मदर्स के साथ आके खेलेंगी, तो वो एक उसको हम डेवलप कर रहे हैं। आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है, मदर चाइल्ड वाला जो है ना, अर्ली चाइल्ड स्पोर्ट्स का। जी, तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे ये सब जान के जी। और हमारी भी कोशिश रहेगी कि भारत इकोनॉमिक फोरम से जितना तक हो सके हम लोग आपको सपोर्ट करें। थैंक यू। और आगे काफ़ी सारे जो डायलॉग्स हैं विकसित भारत में, उसमें हम आप लोग को इंक्लूड करें। और हमारे जो नेटवर्क में जो लोग हैं उन्हें मैं ज़रूर ये सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार आयन बॉल ज़रूर खेलें। हमारा बिल्कुल। और ये क्योंकि फिजिकल मेंटल दोनों वेलनेस में हेल्प कर रहा है, एंड आई थिंक कि मोस्ट ऑफ द पीपल राइट नाउ आर फेसिंग विथ मेंटल डिफ़िकल्टीज, सो एक बार ट्राई कर सकते हैं। यस। और दर्शकों से भी मैं खासकर ये आपके माध्यम से अपील करूंगा कि भाई वो स्पोर्ट्स और फिटनेस के इनिशिएटिव्स को वो आगे आके, जैसे ठीक है CSR कंपनीज़ के लिए है, लेकिन पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। एग्जैक्टली। है ना? तो उस तरीके से फंडिंग जो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं, वो ड्रग्स बच्चों तक पहुंचा रही हैं, वो दूसरे डिस्टर्ब जोन्स में आप देखोगे, कश्मीर जैसे इलाकों में हम लोगों ने बहुत काम किया है इन लास्ट 10 ईयर्स। हम लोगों ने वहाँ से इंटरनेशनल लेवल पे, इवन जब सतपाल मलिक सर वहाँ पे गवर्नर थे, तब भी हमारे बच्चे इंटरनेशनल गए थे, मोरक्को गए, जॉर्डन गए, बहुत हम लोगों ने एग्जाम्पल्स क्रिएट किए हैं। तो अगर हम उनको इस तरह से क्रिएटिविटी में उनको जोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ताकतें कमज़ोर होंगी। तो अगर वो ड्रग्स बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, तो हम कम से कम बच्चों को एक बॉल ज़रूर उन तक पहुंचाएं। तो इवन हम लोगों ने मंदिरों से भी अपील की, कुछ धर्मगुरुओं से हमने अपील की कि आप बच्चे को मंदिर में बुलाने के लिए, उसका विश्वास टूट रहा है, मंदिर में नहीं आते हैं लोग, बच्चे तो खासकर नहीं आते हैं, कि आप उसको चॉकलेट देते हो, आप चॉकलेट देते हो उसको, चॉकलेट की बजाय आप उसको बॉल्स दो, आप कलरफुल बॉल्स लगाओ, वहाँ पे रखो, बच्चा आएगा उसके चक्कर में। तो ये उनका इंटरेस्ट क्रिएट आइडिया करना है, कल्चर भी प्रमोट, हर मंदिर खेल मंदिर बन जाए। खेल मंदिर। तो दर्शक अगर इसमें आगे आएंगे, तो हम डेफिनेटली आने वाले टाइम में कंट्री आगे आएगा, स्पोर्ट्स में आगे आएगा। जो हमारा सपना है एक स्पोर्टिंग नेशन बनाने का, तो उसमें हम डेफिनेटली आगे आएंगे। थैंक यू सो मच, आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया। तो नमस्कार, यहीं पे हम पॉडकास्ट एंड होता है, और आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस आयन बॉल इनिशिएटिव को सपोर्ट करें। हमारे इस चैनल को भी अगर आपने अभी से सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो आपसे भी गुजारिश है कि इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम विकसित भारत से रिलेटेड जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, जितने भी पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, उनको आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँचाएँ। धन्यवाद। और हमारे खासकर जो टीम के साथी हैं, उन सब का भी हम लोग यहाँ पे हमारे जैसे इंडिया के फेडरेशन के चेयरमैन हैं वाइस एडमिरल घोरमाडे सर, तो वो वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी जस्ट रिसेंटली रिटायर हुए, और उन्होंने बहुत दिल से इस चीज़ को, इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया और पूरे देश भर में हम लोगों को कनेक्ट किया। हमारी डॉक्टर सुनीता गोदारा हैं, दिल्ली की चेयरमैन हैं, हमारे साथ पहले से वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स हैं इंडिया में। और ऐसे हमारे पूरे देश से, सभी का तो मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन फ्रॉम कश्मीर टू नॉर्थ ईस्ट टू केरला, हर जगह से जो हमारे साथी हैं, जो हमारे कलीग्स हैं, उन वो सब ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो उन सबको भी दिल से सलाम, और उनको लोकल सपोर्ट वहाँ पे मिले, वहाँ के ऑडियंस से, तो वो भी हमारा ये रहेगा। थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए।
इसी तरीके से जैसे प्रताप जी हैं, वैसे कई सारे एंटरप्रेन्योर जो कि विकसित भारत पे काम कर रहे हैं, उसे हम एक साथ भारत इकोनॉमिक फोरम के इस प्लेटफॉर्म पे लाते रहेंगे। आपके समक्ष उनकी कहानियाँ हम बताते रहेंगे जो कि आपको प्रेरित करेंगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे गुजारिश है कि अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला एपिसोड जल्द से जल्द हम आपके समक्ष ला सकें। धन्यवाद।